नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आखिरकार तमाम कयास घमासान के बीच आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब वक्त संशोधन बिल लोकसभा के पटल तक पहुंच गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश करते हुए इस बिल को बदलाव की उम्मीद करार दिया। दरअसल नोटबंदी से लेकर धारा 370 तक ना जाने कितने ऐतिहासिक फैसलों की फहरिस्त मोदी सरकार के फैसलों में शामिल है। अब तक जहां एक और फैसला सामने आ चुका है और जो कहीं ना कहीं विपक्षियों की नींद उड़ा देने वाला है। इस बिल को लेकर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है और वजह है वोट बैंक की मजबूरी। अल्पसंख्यकों के कंधों पर टिकी विपक्ष की राजनीति की इस बिल के विरोध की मजबूरी बताई जा रही है। दरअसल कुछ ही दिनों में बिहार और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल दोनों जगह चुनाव होने हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इस बिल की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपको वो बयानबाजी दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर, मुतवल्ली उसको मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है। हर बार छठ पे खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की। मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहां तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। क्या अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपा अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया
जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है, मान्यवर इसे कमजोर करने का काम। मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी हमें सौगातें मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए, हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। वक्फ बोर्ड पर सियासी तकरार के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराती हूँ, फिर चर्चा में जाती हूँ। बीजेपी से आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अतुल यादव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से राहुल सिंह, आरएलडी से आमिर साबरी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, और विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपके पास आऊंगी विनय जी, जिस प्रकार से ये बिल पेश हो गया है, क्या अभी थोड़ा और इंतजार किया जाए या फिर माना जाए कि ये कानून बन गया? देखिए, वक्फ जो बिल अभी पेश किया गया है, ये कोई जल्दबाजी में उठाया हुआ सरकार की तरफ से कदम नहीं है। इसको पहले जेपीसी में भेजा गया है, बहुत सारी विभिन्न स्थानों पे हिंदुस्तान में उसकी मीटिंग्स हुई हैं, कई सारे सुझाव जेपीसी के मेंबर ने दिए हैं, उसमें बहुत कुछ माने गए हैं, कुछ नहीं माने गए हैं, और अब जो है सदन में अभी आज जो है पेश हुआ है और उस पर एक व्यापक चर्चा हुई है। चूँकि लोकसभा में पेश हुआ है, सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। अगर वो कॉन्फिडेंट ना होती तो इस विधेयक को राज्यसभा में पहले पेश करती। लोकसभा में विधेयक को लाना ये सरकार का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि इस विधेयक को पारित करा ले जाएंगे। इसमें केवल अब फॉर्मेलिटी ही है और नंबर गेम उनके पास है। सहयोगियों ने ऑलरेडी जो है समर्थन दे रखा है, सबने व्हिप जारी कर दिए हैं, और एनडीए के जो सहयोगी थे, खासकर जो दो बड़े जेडीयू और टीडीपी, उन्होंने अपने सुझाव रखे थे। उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये कानून सदन में पेश किया गया है, और हमें लगता है ये औपचारिकता ही है और इस पे ये कानून बन जाएगा। ठीक है। आज बहुत ही दिलचस्प बात की किरण रिजिजू जी ने जब ये बिल पेश कर रहे थे कि अगर आज ये बिल न लाते तो जिस संसद में बैठे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये संसद भी चली जाती है वक्फ बोर्ड के पास। क्या कहेंगे राहुल जी इस पर? दावा तो ठोक दिया गया था। कि कौन सा ऐसा जमीन है जो वक्फ ने कब्जा कर लिया। ये भ्रम फैला रहे हैं समाज में। उसमें जो वक्फ का कानून है, उसमें पहले 2013 में भी संशोधन हुआ। आप देखिए, उसमें पूरा ये प्रोविजन है कि हाई कोर्ट किसी भी मामले को अपने पास ले सकता है। कोर्ट का जाने का पूरा परमिशन उसमें। और कितने ऐसे मामले कोर्ट में गए हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनके पास पेपर नहीं है, लेकिन जज के फैसले उनके साथ है, कोर्ट के फैसले उनके साथ हैं। जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा। देखिए, ये नियम था कि जो भी धार्मिक प्लेस, जो भी धार्मिक प्रैक्टिस जहाँ पे होगा,
वो उनका मुसलमानों का धार्मिक प्लेस का प्रैक्टिस जहाँ चल रहा है वो प्लेस ऑटोमेटिकली वक्फ के बोर्ड के नाम होगा। लेकिन इन लोगों ने देखिए इन लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर में जब डिजिटलाइजेशन कर रहे थे, ये दो उसमें सेक्शंस थे, एक सरकारी या तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, नहीं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसमें बहुत सारा गलती हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि सब फिर से नया ये कीजिए, नया प्लेटफॉर्म पे आके सारे के सारे, जब आप डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया आप उसको कंप्लीट कीजिए पहले। और राज्यसभा में भाजपा के सांसद ने ये बताया है कि 99% जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो डिजिटलाइज हो चुका है, उसका डिजिटल सब कागज पत्र है, 1% से बचा हुआ है। ये यही लोग कहते हैं आकर। और आप मुझे ये बताइए कि वक्फ जमीन बेचने के लिए नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर जगह करप्शन है। कौन सा ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कहाँ करप्शन नहीं है? लेकिन करप्शन का मतलब ये तो नहीं होता है कि यहाँ पे करप्शन है उस पर हम कब्जा कर लें। आप बात को समझिए, करप्शन को हटाने के लिए उसके अंदर प्रावधान भी था कि जो गलत करेगा उसके लिए उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट का उसमें प्रावधान था। इन लोगों ने क्या किया है कि रिगरस वर्ड हटा दिया है, उसको चेंज करके सिर्फ पनिशमेंट। वाई? ये लोग तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंक्रोचर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंक्रोचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। एक एनजीओ ने वक्फ का जमीन कब्जा कर लिया, ठीक है, उसके बाद वहां पे पुलिस फोर्स ने खड़े होके और डेमोलिशन करवाया है, ठीक है। तो ये और उसके जो एनजीओ के उसमें डायरेक्टर थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें सब भाजपा के नेता हैं। तो इन लोग का पूरा आंख जो है वो की जमीन पे है। ठीक है, आ गई आपकी बात। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आमिर साबरी जी, 4 लोगों पर बेहद ही निगरानी थी। वो मुस्लिम लॉ बोर्ड भी अपील कर रहा था कि जयंत चौधरी हो गए हैं साहब, और साथ साथ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। क्या आप लोगों ने तो समर्थन का ऐलान कर दिया? कैसे देखते हैं इस वक्फ बिल को? बहुत शुक्रिया आरती जी, जो आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, वक्फ का बड़ा मसला ये है कि वक्फ को समझना पड़ेगा कि वक्फ है क्या। देखिए, जो सरकार ने आज पारित किया है वक्फ, मेरे ख्याल से वक्फ पारित हो गया है और पास हो गया बिल। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, वक्फ देखिए 2 तरीके के होते हैं। एक वक्फ होता है अल्लाह औलाद, एक वक्फ होता है अल्लाह जल्ले शानो। अल्लाह जल्ले शानो जो होता है उसमें कोई भी आदमी बाहर का भी मुतवल्ली बन जाता है, और एक अल्लाह औलाद जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों रहता है। इस तरीके से ये 2 वक्फ होते हैं। और वक्फ का जहाँ तक मतलब होता है, एक बाकायदे डीड लिखी जाती है जैसे कि वसीयतनामे की होती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि जिस ज़मीन पर चाहा वक्फ ने कह दिया हमारी तो हो गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए देखिए अदालतें हैं, आप ट्रिब्यूनल में जाए, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए। ये भी एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि वो साहब वक्फ की जो जमीन बताई जाती है सिर्फ वक्फ ही सुनेगा, ऐसा नहीं है। तमाम ट्रिब्यूनल के बाद लोग हाई कोर्ट भी गए हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम केस चल रहे हैं। और जहां तक ये बात जो कही जा रही है कि देखिए वक्फ पे, तो वक्फ में अभी आप देखिए जो एक नई प्रचार और किया जा रहा है कि इस वक्फ से मुस्लिम लोगों का विकास होगा, गरीब मुस्लिमों की शिक्षा पर खर्च होगा। तो आरती जी, मेरा छोटा सा सवाल यह है कि लखनऊ के अंदर एक हुसैनाबाद ट्रस्ट है जो बड़ा ट्रस्ट है, उसमें करोड़ों रुपए महीने की आमदनी है। मेरा अंदाजा है कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है। लेकिन उस वक्त से कितने मुस्लिम गरीबों का विकास हो गया, कितने मुस्लिम गरीबों को शिक्षा दे दी गई। उसके बाद कमिश्नर के अंडर में भी एक वक्फ है जो दारुशफा चौक के अंदर है, वहाँ एक डिस्पेंसरी है, चिकित्सालय, वो लगभग गरीबों के लिए था, वो लगभग ना के बराबर रह गया। उसके अंदर करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उद्योगपतियों से बहुत बड़ी मतलब पैसा लेकर के आवंटित कर दी गई। किस गरीब मुस्लिम का विकास हो गया, किस गरीब मुस्लिम की शिक्षा पर पैसा खर्च कर दिया गया। तो ये जो सब कहना है कि गरीब मुस्लिमों के लिए करा जाएगा, तो ये तो एक बेईमानी की बात है आरती जी। अब रहा सवाल वक्फ प्रॉपर्टी, आज की तारीख में जिस लिए सरकार परेशान है, मैं बहुत निसंकोच कह रहा हूं, हमारा दल सरकार के साथ है और था, और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। लेकिन बात जब ईमानदारी की आएगी तो आज की तारीख में 60% वक्फ प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में है। यही वजह है जो ये बिल लाया जा रहा है, ताकि सरकार का कब्जा बरकरार रहे। और इस पर सरकार की नीयत खराब है वक्फ प्रॉपर्टी पे, क्योंकि 3 प्रॉपर्टियां देश के अंदर बढ़ी हैं। नंबर 1 रेलवे, नंबर 2 रक्षा मंत्रालय, नंबर 3 वक्फ। जिसपे रेलवे बेचने के बाद, रक्षा मंत्रालय की तमाम जमीनें बेचने के बाद अब सरकार की नीयत वक्फ प्रॉपर्टी पर खराब है। बहुत स्पष्ट सी बात है, इसीलिए इसको लाया गया है। बाकी हमारा दल किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक के हित में कल भी कार्य कर रहा था, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। ठीक है अतुल जी,
जिस प्रकार से लगातार विरोध तो पहले ही कर रहे थे और आज भी उन्होंने बता दिया कि हम ना तो वोटिंग के सपोर्ट पे रहेंगे ना तो बिल के सपोर्ट पे, लेकिन नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। अध्यक्ष पद को लेकर भी क्या कहेंगे अतुल जी? देखिए आरती जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जन सरोकार से संबंधित और बिल के संबंध में भी लगातार लोकसभा में अपनी पूरी बातों को रखा। उन्होंने कुंभ मेले को भी रखा, बेरोजगारी को भी रखा, महंगाई को भी रखा और स्मार्ट सिटियों को भी रखा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जितनी भी जन सरोकार से संबंधित बातें थी वो सारी बातों को लोकसभा में रखा और बिल के संबंध में भी सारी बातों को रखा गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा वाकई में अच्छी होती या सरकार की मंशा वाकई में अच्छी होती तो मुसलमानों का विकास के संबंध में बात करते, उनकी एजुकेशन के संबंध में बातें करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसी चीजों को लाती है और जिससे विकास का ध्यान, विकास पर कोई बात ना कर सके, अन्य चीजों पर। अगर वाकई में इन्होंने लोकसभा में कितने सांसदों को टिकट दिया था, अगर हम देखें, अगर विधानसभाओं की बात करें कितने लोगों को टिकट देते हैं और बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, ये कहीं ना कहीं सिर्फ इनकी जमीनों पर निगाह है और किस प्रकार से जमीनों के संदर्भ में वहां पर अपने कार्यभूत या जैसे आपने देखा होगा कि किनको ये जमीनें दे करके रोजगार के लिए दे देते, गरीब के नाम के लिए कह रहे कि हम गरीबों को उत्थान के लिए ऐसा काम करेंगे। गरीबों का उत्थान करना होता तो ये जो इन्होंने कहा था कि आपके गले से मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, किस समाज के लिए कहा गया था? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने लाभ के लिए काम करती है। मुसलमान भाइयों के लिए लाभ की कोई बात करती तो वाकई में अच्छा होता और सबके लिए अच्छा होता। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, क्या अभी इंतजार किए कि पूरे तरह से आप आश्वस्त है कि बिल लाके ही रहेंगे? पेश तो कर ही दिया आपने। आ ही जाएगा क्योंकि बिल के समर्थन में पूरा देश है, पूरे देश के मुसलमान है। कुछ लोग हैं उसके विरोध में जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जो बफ की संपत्ति पर अभी तक मौज काट रहे थे उनकी मौज खत्म हो जाएगी, वो लोग परेशान है। लेकिन जो एक आम मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, वो आज आप देख लीजिए, तमाम आप मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से वो इसका उत्सव मना रहे हैं। आज कह रहे हैं कि आज हम ईद आज मना रहे हैं। तो लगातार जो लोग ऐसे हैं, जो लोग जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो वो उनको थोड़ा सा परेशानी है। अब मैं एक एक करके जो प्रवक्ता है उनके मैं जवाब दे दूं बातों का। जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल सिंह जी बोल रहे हैं, तो मैं राहुल जी से कह रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी यहाँ क्यों खराब कर रहे हैं भाई? सदन में जब कांग्रेस को बोलना चाहिए तो प्रियंका गांधी कहाँ है? आज उनको बोलना चाहिए था ना, वहाँ पर राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, वहाँ तो कोई भी नहीं बोल रहे। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी फालतू में खराब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके बोलने से कुछ होना जाना है नहीं, कोई मतलब नहीं है उस चीज। अगर मुसलमानों का दूसरी चीज, मैं अभी एक हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि सरकार जो है वो 60% वक्फ की जमीनों पर कब्जा करेगी। अरे भाई, आप किस तरीके का आंकड़ा दे रहे हो? बफ की जमीन पर कब्जा करे कि बफ बता देती है सरकार की जमीन को आपके लखनऊ में मैं जवाहर भवन बता दूं, ऐसे करके जानी जितनी जो प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टियां हैं, सरकार के अंडर में जो प्रॉपर्टियां हैं, उन सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर बफ ने अपना वो दावा कर रखा है। अरे वो तो छोड़ दीजिए, महाकुंभ जहाँ पर लग रहा है, जब इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था उससे पहले से महाकुंभ लग रहा है, उस महाकुंभ की जमीन को बता दिया, जहाँ संसद भवन है वहाँ बता दिया, कर्नाटक हो गया, लेकिन बड़ा सवाल उठता है ना आशीष जी, आपकी डबल इंजन की सरकार में यहाँ बताते हैं कि सड़कों पर नहीं नमाज पढ़िए, तमाम ऐसे दलीलें दी जाती है, कहीं पर छुट्टी रद्द कर दी जाती है। आशीष जी, तो फिर कैसे ये मुस्लिमों के आप पक्ष में बता सकते हैं इस बिल को? ऑफिस में क्या कदम? भाई रुक जाइए भाई, देखिए आज सदन में लोकसभा विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार होती है वहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़े थे, तमाम ऐसे दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो ये दलील देगा, मैंने पहले ही कहा है विपक्ष तो दलील देगा। अरे राहुल जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, आपका भाषण नहीं है, रुकना होगा अपनी। तो मेरा सवाल का एक जवाब तो दे ही सकते हैं, सवाल भी नहीं पूछूं मैं विपक्ष को, तो इस तरह से डिबेट नहीं होती। ठीक है, सवाल पूछिए आप, मैं जवाब दूंगी बिल्कुल। मैं वक्त बिल पे सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि एनक्रोचर्स के लिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था पहले कानून में, वक्त बिल में। आपने रिग्रेस क्यों हटा दिया? क्यों रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए एनक्रोचर्स पे? आप तो बचाना चाह रहे हैं ना मुसलमानों की प्रॉपर्टी को,
और जो सोशल कॉज की जो प्रॉपर्टी है उसको, तो रिग्रेस क्यों हटा रहे हैं? इंक्रोचर्स के लिए ये बिल क्यों सॉफ्ट हो रहा है? इंक्रोचर्स को प्रोटेक्शन क्यों प्रदान किया जा रहा है इस बिल के थ्रू? और ये क्यों बैन किया जा रहा है कि कोई दूसरा ठीक है भाई, अब जवाब भी ले लीजिए, अब इकट्ठा आप सब एक साथ पूछ भी लेंगे और जवाब भी दे देंगे, ठीक है? नहीं रुकना होगा अभी, नहीं। आशीष जी जल्दी से, और लोगों के पास जाना है मुझे। हाँ देखिए, तो मैं यही बता रहा था कि 60% जो ये बताया जा रहा था कि 60% जो वक्फ की जमीनें हैं उनके ऊपर सरकार ने कब्जा कर रखा है। सरकार ने नहीं कब्जा रखा, सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ ने अपनी संपत्ति बताने का काम करा, और सिर्फ सरकार ही नहीं, ठीक है, जो और ठीक है, आप दोनों को भी रुकना होगा, ठीक है? जिस प्रकार से इसको मजहबी रंग देने का क्यों प्रयास कर रहा है? ये जमीन का मुद्दा है, इसे मजहबी रंग से जोड़ने का क्या जरूरत है? क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव है क्या? देखिए आरती जी, बात बिल्कुल सही कह रही है, बहुत हक बात कही आपने इस टाइम पे कि मजहबी रंग नहीं देना चाहिए। अब आज आइए, भारतीय जनता पार्टी के हम चूंकि सहयोगी दल भी हैं, लेकिन हम गुनाह भारतीय जनता पार्टी के नहीं उड़ सकते। आप बताइए, मदरसे सर्वे के नाम पर क्या हुआ था? कितना हुआ, कितना पूरा देश सर पे उठा लिया गया मदरसे सर्वे के नाम पर? क्या दिया गया मदरसों को? आप बताइए, अगर आप तो चूंकि बड़ी पत्रकार हैं और एक चैनल से जुड़ी हुई हैं, आप बताइए क्या मदरसों का आधुनिकीकरण हो गया? किस मदरसे को ऐड दे दी गई? लेकिन सिर्फ ये टारगेट एक विशेष समुदाय को चिढ़ाने के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए करा जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। जैसा हमारे भाई आशीष जी बता रहे हैं कि 60% पे इन्हें बहुत आपत्ति लग गई, बहुत बुरा लग गया। आप बताइए, हुसैनाबाद ट्रस्ट का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और ये तमाम जायदादें जो हैं ये किसकी हैं? अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, तमाम जाके देख लिए, इन्वेस्टर समिट के टाइम पर सामने रंगाई पुताई हो गई है, पीछे का बैग जाके देख लिए, मस्जिद के अंदर जाके देख लिए, इमामबाड़े के अंदर जाके देख लिए, तमाम पप्पड़ गिर रहे हैं। करोड़ों रुपए की आमदनी है, करोड़ों रुपए जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी खा रहे हैं, उसके बावजूद उसके मरम्मत नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? और जहां तक आप जवाहर भवन और इंदिरा भवन की बात कर रहे हैं, इसके सारे प्रॉपर्टी के कागज वक्त में मौजूद हैं। लफाजी में नहीं करता बैठ करके, और ना ही लफाजी के तहत बात करी जा रही है। और जहां तक वक्फ की संपत्ति की बात रही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वक्फ संपत्ति देश के अंदर तीसरा बड़ा हिस्सा रखती है, लेकिन यही वजह जो सरकार की नीयत खराब है, वरना वक्फ संशोधन बिल लाने का सरकार का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। ठीक उसी तरह जिस तरीके के मदरसों का सर्वे के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को परेशान किया गया, ठीक उसी तरह एक 3 तलाक के नाम पर, 3 तलाक का ना सरकार से कोई ताल्लुक था ना किसी हिंदू से कोई ताल्लुक था, लेकिन 3 तलाक बिल सिर्फ ड्रामा इसलिए किया गया ताकि एक कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जाए, एक कम्युनिटी को चढ़ाया जाए और बाकी को खुश किया जाए। क्यों? आपने कुछ दिया तो है नहीं बड़े समुदाय को। 90 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, 90 करोड़ में किसी 90 हिंदुओं में रोजगार दिया होता, आपने शिक्षा पे बात करी होती, विकास। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने 12 साल काट दिए, इन्होंने 8 साल काट दिए, और सिर्फ मुसलमानों को मुस्लिम करके कि देखो हम मूल्य टाइट चल रहे हैं मेरी सरकार में, यही केवल खेल चल रहा है। बाकी आरती जी धरातल पर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई काम हो तो आशीष जी जवाब दीजिए भैया, नाखुश नजर आ रहा है। मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। हाँ। पहली चीज, एक तो ये गलत बात बोल रहे हैं कि इस बिल के आने से जो वक्फ की संपत्ति है वो सरकार लेने जा रही है, ये एकदम सरासर झूठ है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं प्रवक्ता रालोद से कि अगर इतना ही खराब हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, तो ये प्रवक्ता ये हमारे साथ क्यों है? ये क्यों हमारा समर्थन? क्या इनको मलाई चाटनी है? खाली जयंत चौधरी को हम आपके साथ सहयोगी के तौर पर हैं, आप गुनाह नहीं हो सकते आशीष जी, समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से। हम कल भी आपको सहयोगी थे, आज भी हम कल भी सहयोगी रहेंगे, लेकिन आपके गुनाह नहीं हो रहेंगे। आप बता दीजिए, चलिए छोड़िए वक्त की बात, हम मदरसे पूछ रहे हैं आपसे, आपने मदरसे में सर्वे कराए, मदरसों को क्या दिया है आप बता दीजिए। आप बता दिए मदरसों को क्या दिया है? 3 तलाक पे जो विधवाएं हैं, जो मुस्लिम विधवाएं हैं, उनको आपने कौन सी पेंशन दे दी है? आप बताएं तो, बेवाओं को कितनी पेंशन दी है? अरे लिस्ट लेके बैठिए आप कोई, देखिए बगैर होमवर्क ना आया करिए ऐसी। मेरी बात होने नहीं, हम बात सुन रहे हैं आपकी, होमवर्क करके आया करिए, पूरी लिस्ट लेके आया करिए। आप स्टूडियो में बैठने का गलत इस्तेमाल मत करिए। आप स्टूडियो में अगर इतनी ही भारतीय जनता पार्टी खराब है, उसकी नीतियां खराब की बात तो नहीं क्या है, हमने चढ़ाने की बात करी है, मलाई चाटने के लिए चढ़ाया जाता है, उनको मंत्रालय चाहिए, जयंत चौधरी को मंत्रालय चाहिए, मलाई चाटनी है, इसलिए वो यहाँ पर है। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे थे, भले बात उन्होंने हामी भर दी है, वो भी कह रहे थे कि हम हमेशा वक्त के साथ हैं। आप साथ दे रहे हैं यहाँ पर,
आप क्यों साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भाई, का? आप उनके हम ऊपर मुद्दों क्यों पे टारगेट साथ कर दे रहे हैं? हैं, मुद्दों पे क्यों बात है? कर आपके रहे हैं। क्या गुनाहों पे मुद्दे साथ क्या नहीं दे होते रहे हैं? हैं, हम मुद्दों पे साथ दे नहीं, रहे हैं। ठीक है, आप अरे तो किसान गलत मिलाए, है आपने वापस लिया, हमारे अरे साथ आ गलत गए। पार्टी है तो आप निकलिए यहाँ से। आपके नेता को यहाँ पर क्या सिर्फ मंत्रालय चाहिए? सिर्फ आप यहाँ पर मंत्रालय लेने के लिए आए हैं? आशीष जी, मलाई आप बहुत चाट में गलत आए बात कर रहे हैं। सत्ता आप जिस स्तर पर नहीं, हैं, नहीं, उस स्तर नहीं, पर बात आप करिए। गलत बात कर आप रहे हैं इससे यहाँ पर ज्यादा बात बैठ ना कर। करिए। नहीं, आप नहीं, वहां नहीं, तक पहुंच भी नहीं गलत- पाएंगे अभी, जहां तक ये जैन गलत चौधरी बात जी है। हैं। हम यार, बता रहे हैं इस आपसे, बिल आप के अपने आने स्तर से- की बात करिए। सुनिए मेरी ठीक है, बात। ठीक इस बिल है, के राहुल आने जी के से पास जाऊंगा। कोई भी ठीक है। संपत्ति सरकार की नहीं हो रही। आप गलत यहाँ पर बैठकर भ्रामक प्रचार क्यों जो कर रहे हैं? सरकार कब्जा आप करेगी बता वो दीजिए। सरकार की संपत्ति मैं अपनी दावा बना करता लेगी। हूँ। वो यही मैं प्रॉब्लम प्रवक्ता संशोधन पद का से मामला यहाँ है। पर इस्तीफा दे दूंगा। आप बताइए, अगर इस बिल के आने अब से आप है एक क्या ही जो इस्तीफा संपत्ति दे देंगे? सरकार के अंडर में आती हो, अरे आप क्या है एक सपा में? संपत्ति ठीक अगर भाजपा आ में रही इस्तीफा हो, दे देंगे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों ठीक झूठ है, बोल ठीक रहे है, राहुल हैं? जी की आवाज क्या को भारतीय लाइए। जनता पार्टी या सरकार का इस बिल के आने से ठीक है। कोई भी संपत्ति सरकार की नहीं होगी? राहुल आप जी की पूरा आवाज बिल को पढ़िए, ऊपर गलत करिए। मत बोलिए यहाँ पर। आरएसएस और बीजेपी ने मोदी जी को बिठाया था। आरएसएस और बीजेपी ने मोदी जी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? क्या और कोई पढ़ा लिखा अरे वो आप छोड़िए, आप ये बताइए प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही है आज बिल पर? मुसलमानों के साथ छल करना है क्या? सिर्फ बार बार झूठ बोलना है? अरे दम हो तो संसद के अंदर में बोल के दिखाइए ना, अपने पॉइंटर्स लाइए ना। आप बताइए ना कि आपके क्या वहाँ पर है। आप यहाँ पर बैठकर ठीक है, अब का उनका गलत तो यहाँ पर समझ लीजिए। गफलतबाजी की बात आशीष कर जी, रहे हैं। सुन लीजिए। आपके नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं संसद में? आप बोलिए राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, ऐसे सोनिया गांधी नहीं से, कहाँ है आशीष ये जी, लोग? आपको पूरा ये लोग मौका क्यों दिया नहीं कि बोल अपनी रहे बात हैं करने भाई? को। रुकना नहीं, होगा ये लोग भी। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कल खाली यहाँ पर राहुल सिंह अपनी एनर्जी खराब करेंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग कहाँ हैं? बताइए आप। नेशनल फेलोशिप क्यों बंद किया? यहाँ सिर्फ बैठकर गफलतबाजी, झूठ मूठ बोलना, ठीक है, ठीक है। बिना तथ्यों ठीक के है, बात विनय जी। करना, गलत विनय जानकारी जी, देना, इसकी जमीन पर मुसलमानों को बहस बरगल करना आना। ज्यादा जरूरी है कि जो चीन ने हमारी जमीन छीनी है उस पर उसको वापस लेने पर फोकस करना चाहिए, ये अखिलेश यादव जी की ओर से कहा जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने कोई एक पॉइंट राहुल जी, आप कंटिन्यू भी, बोलते एक रहेंगे तो पॉइंट ऐसी भी डिबेट नहीं होती है। अखिलेश अपनी यादव बारी का इंतजार करना ने होता इस है। बिल के ऊपर नहीं बोला है। एनर्जी वेस्ट वो मत करिए। मेले में कितने लोग गुम हो गए, कितना महाकुंभ में क्या लग गया, आप बता दीजिए। अखिलेश यादव ने अगर एक बात बोली हो, एक पॉइंट कोई बोला हो विनय जी इस से बिल के सवाल सुनिए। संबंध विनय जी। में, नहीं बोला है। ठीक है, रुकना मुसलमानों होगा को भी। झूठ और आशीष जी, बरगलाने का रुकना काम होगा कर भी। रहे हैं। ऐसे नहीं होती। ठीक है विनय जी। देखिए सिंपल सा चीज़ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल इस समय पेश किया गया है। हम लोग मुद्दे पे ही रहें और मुद्दे से ना भटके, वो चाहे कुंभ का हो, चाइना हो, मदरसा हो या कुछ भी हो, ये मुद्दे रहेंगे, इन पे बाद में चर्चा हो जाएगी। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पे ही, चूंकि डिबेट के लिए आपने बुलाया है, वही टॉपिक है तो उस पर ही चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, दो तीन चीज़ें तो हैं इसमें, कोई दो राय नहीं है कि ये फुल मेजॉरिटी तो भाजपा की नहीं है। इसके बावजूद वो लोकसभा में लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? लोकसभा में ये विधेयक गिरेगा तो सरकार चली जाएगी। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार कॉन्फिडेंट है पास कराने के लिए, अदरवाइज वो राज्यसभा में लेके आती। राज्यसभा में अगर विधेयक गिरता तो सरकार नहीं गिरती, लोकसभा में अगर विधेयक गिर जाएगा तो सरकार चली जाएगी। ये सरकार के अस्तित्व का मामला है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि हम इस बिल को पास करा लेंगे। लेकिन बैसाखी वाली सरकार है ना। दूसरी चीज, मैं बैसाखी पे भी आ रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान में इस समय जितनी भी पार्टियां, वो चाहे एक सांसद हो किसी का और चाहे 240 सांसद हो किसी के, जो भी लोकसभा में या राज्यसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उन पार्टियों की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं हम वक्फ के साथ हैं, भाजपा भी कह रही है हम वक्फ के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू की मंशा कैसी है वक्फ के साथ, भाजपा की मंशा कैसी है, नियत कैसी है, ये दूसरा विषय है। लेकिन ये दोनों पार्टियां कह रही हैं, बावजूद इसके भी चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ और इस अमेंडमेंट बिल के साथ खड़े हुए हैं। वो वोटिंग में साथ रहेंगे। हमारे रालोद के जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, भले ही यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी जितने भी सांसद हैं वो इस बिल के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी अगर उसकी हम बात करें तो वो उस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है, इसके विरोध में वोट डालेगी। तो स्थितियां बिल्कुल क्लियर हैं। लोकसभा से बिल पास हो जाएगा। मुद्दे अब चूंकि बहुत सारा
डिस्कशन है जो बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हड़प लेगी या जो है ये किसी जाति विशेष धर्म विशेष को जो है चिढ़ाने की बात हो रही है। देखिए ये जो चर्चे हैं या क्वेश्चन हैं इनको सदन के अंदर जाहिर सी बात है रखा गया होगा और जब रखा गया होगा तो उसका जवाब मिला भी होगा, नहीं भी मिला होगा तो एक लोकसभा के अंदर किसी भी सांसद को अमेंडमेंट लाने का एक अधिकार है। वो यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि ये चेंजेस ये शायद 2-3 टॉपिक उन्होंने बताया कि ये इनको क्यों हटा दिया गया या इनको क्यों जोड़ा जा रहा है। आप उन अमेंडमेंट पे आप विरोध करिए, नंबर इकट्ठा करिए और उस अमेंडमेंट को गिरा दीजिए। अगर आप नहीं गिरा पा रहे हैं तो नंबर एनडीए के साथ है, चर्चा नहीं हुई, ये बिल पास होगा, बाकी जिसको छाती पीटना है वो पीटता रहेगा। ठीक है अतुल जी, जिस प्रकार से आज राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आए अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी पार्टी उसके बावजूद अध्यक्ष नहीं मिले। उन्होंने कहा कि आपके परिवारवाद चलता, आप 25 साल तक के रहेंगे। अखिलेश यादव से अमित शाह जी ने बोल दिया। सर्फ गोल खेल गए थे क्या अखिलेश यादव? अतुल जी ठीक है, संपर्क टूट गया। ठीक है, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। राहुल जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भैया ने सही बात बोला। जेपीसी में जितने भी लोग थे, पहले तो बहुत ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनको कोई नॉलेज नहीं था इस चीज का, ठीक है, जिसको संसद में हमारे सांसद ने रखा भी इस बात को। और दूसरी बात कि हर प्रोविजन पे, हर जो पॉइंट था उस पर गहन चर्चा होनी थी, जो नहीं हुआ। सब लोगों ने डिसेंट नोट दिया जेपीसी में, और जब सदन में जब बोल रहे हैं कि भाई आपके प्रोविजंस में ये गलत है, तो एक भी विपक्ष ने जितना भी सजेशन दिया था, एक भी उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जेपीसी का पॉइंट ही क्या है? हाँ, और दूसरा चीज जो ये बोल रहे थे कि सरकारी अतिक्रमण नहीं है, देखिए जनवरी 2025 में उज्जैन के अंदर में सरकार ने लगभग 250 घर, दुकान और एक 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया, बुलडोज कर दिया। ये लगभग 5.27 एकड़ वक्फ की जमीन थी, ठीक है। और वहां पे अब महाकाल कॉरिडोर बनेगा, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 8,000 करोड़। इस गरीब देश में 8,000 करोड़ का अब कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। ओके, आगे सुनिए, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल एनजीओ कैसे कब्जा कर रहे हैं। 2021 में 1.2 हेक्टेयर जमीन पे कब्जा कर लिया एक एनजीओ ने, और उसको एनजीओ के ट्रस्टी जो थे वो सब भाजपा के नेता थे, ठीक है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने वो आदेश उन्होंने मतलब घोषणा, देखिए वहां भी करप्शन है। कोई 15-17 लाख रुपया देके अंबानी ने वक्फ से परमिशन ले लिया। इन्होंने जब वक्फ से जब इंडिया की जमीन खरीदी 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, 1.5 बिलियन की जमीन थी, $1.5 बिलियन की, 270 की 230 मिलियन में खरीद ली है, सुनिए ना। और उसके बाद जब भाई वक्फ की जमीन बेचने की तो होती नहीं है, कोई दलाल ने पैसे खा के और स्टैम्प चोरी करवा के किसी तरह से बेच दिया। उसके बाद वक्फ को क्या करना चाहिए था? लड़ना चाहिए था, जमीन को वापस लेना चाहिए था। कोई वहां भी 17 लाख रुपया कमीशन लेके वो जमीन चला गया। तो करप्शन है। ठीक है आशीष जी, करप्शन को रोकेंगे। ठीक है आशीष जी, ठीक है। हाँ देखिए आरती जी, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता में बता रहा हूँ, ठीक है भाई राहुल जी आ गई आपकी बात, ठीक है। आप बताइए, जेपीसी की लगभग 67 मीटिंग हुई, जेपीसी की 67 मीटिंग हुई है, हाँ 67 मीटिंग हुई है, और उसमें से 1 करोड़ करीब के सुझाव पूरे देश से आए हैं। 200 सुझाव जो जेपीसी में होती आपत्ति, भाई ये आप ऐसे नहीं होता आरती जी। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो लगातार ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती है। जाना है, वो भी बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप राहुल जी का म्यूट करा जल्दी दिया, से नहीं ऐसे बीच में टोका टाकी नहीं। ठीक है आशीष जी, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। 1 करोड़ करीब सुझाव पूरे देश से आए हैं। 67 जेपीसी की मीट हुई है, 67 ये जवाब नहीं है, जवाब दीजिए भैया। 200 सुझाव जो हैं वो इंडी गठबंधन के जो हैं, जो और विपक्ष के लोग
मैं पूछ रहा हूँ, 5.5 उनके एकड़ लिखे गए जमीन वक्त की ऐसा कब्जा नहीं करी है, आपने। ये लगातार मध्य झूठ प्रदेश बोले। सरकार- और ये लेकिन क्या एक कह रहे हैं सवाल कि लगातार भारत एक जैसे गरीब रंगी देश होने का क्यों आप पे आरोप लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। बार बार क्या अखिलेश एक यादव सवाल लगातार आशीष कहते जी से हैं। मैं कर लूं। आशीष जी ये बता दिए कि जेपीसी कमेटी जो बनी थी क्यों बनी थी, जेपीसी का काम क्या था और जेपीसी ने करा क्या, जरा इस पे रोशनी डाल दीजिए आप थोड़ी सी। जेपीसी ने करा क्या? अरे इस पर चर्चा होनी नहीं, थी, जेपीसी चर्चा पे करिए और तमाम क्या करेंगे? मुस्लिम धर्म गुरुओं से जेपीसी के लोग जाके मिले तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब वक्त पे संशोधन आप कर दीजिए। अरे जेपीसी को तो डस्टबिन में डाल दिया गया, सुना भी नहीं गया तमाम लोगों के अरे क्यों झूठ बोलते हैं? अरे झूठ आप बोलते हैं, आप झूठा यार- प्रचार आप करते हैं बैठ अरे करके एक और हमसे कह रहे हैं झूठ बोल रहे पूरे- हैं। कुछ तो शर्म करो यार आशीष जी, जितने कुछ तो शर्म करो यार। लोग थे, हम झूठ बोल रहे हैं बैठ नहीं, गए, देखिए, नैरेटिव आप सेट करते हो शर्म नहीं, झूठा शर्म- और बताते हो दूसरे को झूठा है। सर्च कीजिए सबसे झूठा कौन है नेता ठीक है, ठीक है, इंडिया में? ठीक है, अतुल जी के पास जाऊंगी, ऐसे ठीक भी है। हमारे सहयोगी दल है। अतुल खैर, जी। मैं आगे बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, आप पूरी बात सुनिए अभी, ठीक है 10 ना? सेकंड पूरी में बात खत्म सुनिए। करिए, फिर मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। ठीक है, हाँ, मेरी पूरी बात अगर नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, ठीक है, अपनी ये 10 सेकंड ऐसे इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, दूसरी सब चीज, सुनना चाहते हैं अभी भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत इतना गरीब देश है, वहाँ पर अरे महाकाल मैंने का ये- मैं 8,000 पूछ रहा हूँ, करोड़ तक कॉरिडोर भाई है। ऐसे नहीं भारत राहुल में नहीं जी। बनेगा, वक्त का क्यों भारत चर्चा में कर नहीं रही है? बनेगा तो आप सवाल का पाकिस्तान में जवाब बनवा दीजिए दीजिए। भैया, आप इधर मत चलिए राहुल जी, पाकिस्तान में वैसे बनवा पता ही नहीं दीजिए बोलते चलकर हैं। महाकाल का लोग कॉरिडोर। बोलेंगे। और 8,000 मुगलों को बोलेंगे, अंग्रेजों को करोड़ नहीं के बोलेंगे। ऊपर जो सारे मुगल सारे के सारे यहीं मर के दफन हो गए और अंग्रेज लूट के ले गए, उस पर नहीं बोल 12 रुपए की 167 करोड़ मात्र दिखाई जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार, अभी आप खुद ही बता रहे भ्रष्टाचार उसका, खुद ही पूरा भ्रष्टाचार आप बता रहे कि किस प्रकार से पक्ष के अंदर जो भ्रष्टाचार करा जा रहा है। आशीष, तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सब काम हो रहा है। इसमें सरकार किसी संपत्ति को नहीं लेने जा रही, इसमें कुछ इस तरीके का अमेंडमेंट नहीं है कि मुसलमानों का कोई अधिकार मारा जा रहा है। गलत और बरगलाने की राजनीति बंद कर दीजिए। बहुत साफ और बिल्कुल शुद्ध तरीके से आप ये मान लीजिए कि मुसलमानों में जो गरीब तबका है, उस गरीब तबके के लिए ये बिल अमृत होगा। और ये अमृत आप देख लीजिएगा, रहे हैं। अभी तक जितने आप लाए हैं नोटबंदी से लेकर 370 तक और 3 मदरसा तक, कितने मुसलमानों के लिए अमृत साबित हुए बड़े भाई, ये तो बता दो। सरकार ने मदरसा सर्वे करा दिए, कितने मदरसों को एड दे दी गई, कितने ग्रांट दे दी गई, कितने मदरसे आधुनिकीकरण हो गए। 370 के बाद वहाँ आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, कितना समाप्त हो गया। नोटबंदी के बाद कमर टूट जाएगी आतंकियों की, कितने आतंकियों की कमर टूट गई। अरे भाई आप लोग इतना झूठा नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? अरे आप बताएं तो सही। ये सिर्फ मैं फिर दोहरा दूं, अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाता तो उसका इलाज होता है, शरीर की उंगली काट के नहीं फेंक दी जाती है। अगर बोर्ड में भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार के लिए आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जज के यहाँ रुपया पकड़ा गया काफी, जज पद समाप्त कर दीजिए। फिर आईएएस के खिलाफ एक योगी जी जांच करा रहे हैं अधिकारी के खिलाफ, पूर्व डीएम के खिलाफ, तो आईएएस पद समाप्त कर दीजिए। फिर ये कौन सा आप लोग कानून लाना चाहते हैं, समझ नहीं आता है। और फिर झूठा बैठ के प्रचार करते हैं आप लोग। मैं तो चैलेंज करके कह रहा हूँ कि जज के करोड़ रुपए पकड़ा गया, ठीक है, समाप्त ठीक है, ठीक है। अतुल जी के पास जाऊंगे। अतुल जी, जिस प्रकार से ये मजहबी रंग देने का क्यों प्रयास किया जा रहा है इस पूरे विवाद को, ये जमीनी विवाद है। अतुल जी, आवाज मिल पा रही है? ठीक है, राहुल जी के पास जाऊंगी। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही हैं इस मुद्दे पर? अभी राहुल गांधी भी बाहर तो बोलते, सदन में तो अभी तक नहीं बोले, बोलेंगे क्या? नहीं देखिए, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं कि प्रियंका गांधी जी ने किससे क्या हाँ, बात किया, गोगोई मैं तो जानता साहब को नहीं हूँ। आगे कर दिया। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं, जनता का कोई भी मुद्दा हो। अभी देखिए, चलिए आप बोलेंगे कि टॉपिक से डिस्ग्रेस हो रहे हैं, तो मैं टॉपिक से डिस्ग्रेस नहीं होऊंगा। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि सरकारी हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने 5.5 एकड़ जमीन क्यों कब्जा किया वक्फ का। वहाँ $1 बिलियन का कॉरिडोर बना रही है लोग। ये कितना गलत बात है ना। ये पब्लिक में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ये हिंदू मुसलमानों के बीच में आप झगड़ा लगाएंगे। अभी नागपुर में देखिए दंगे करवा दिए इन्होंने, 2.5 साल से मणिपुर चल रहा है। तो ये इनका फेलियर तो हर फ्रंट पे दिख रहा है। ये इन्होंने फेल किया, बोले आतंकवाद खत्म हो गया। अमित शाह हर जगह जाके झूठ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। अभी 2 दिन पहले आतंकवादी हमला फिर हुआ है, आज की भी खबर है।
लेकिन कि कपिल उनकी सिब्बल पाकिस्तान साहब के ये साथ क्यों सारी कह रहे हैं चीजें- कि भाई नीतीश कुमार समर्थन करेंगे तो फिर चुनाव हार जाएंगे? नीतीश कुमार हाँ। नीतीश कुमार देखिए, दिल्ली से नीतीश बैठ के तय कुमार- करेंगे क्या बिहार की सियासत? देखिए, कहने को तो नीतीश कुमार जी सेकुलर नेता हैं, लेकिन जीवन भर बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये तो वही है दलित नेता जो बीजेपी में रहते हैं, वो दलित को प्रोटेक्ट करते हैं। बताइए, क्या बताइए, कोई भी दलित का मुद्दा वो उठाए? कोई भी दलित बेटी को लटका के टांग दिया जा रहा है और पुलिस 5 दिन बाद कह रही कि सुसाइड था। अबे उसका हाथ पीछे से बंद था, बांधा हुआ था हाथ उसका पीछे से, कैसे सुसाइड होगा? तो ये बीजेपी के नेता लोग कितना रेप किया? सच्चा पटेल कौन है? ठीक है अतुल जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख करूंगी। अतुल जी कैसे देख रहे हैं पूरे समीकरण को? कभी भी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित की बात कर ही नहीं सकती, वो अपने लाभ की बात जरूर देखती है। भारतीय जनता पार्टी के अपने चहेतों को भूमि देनी होगी, इस उद्देश्य से ये बिल लाए हुए हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के द्वारा इसका पुरजोर विरोध भाई किया गया। सौगातें मोदी दे तो रहे हैं, दिक्कत क्या है? हाँ आरती मैम, आरती जी आप देख पाएंगे कि जो ये लोग सिर्फ मुसलमानों के हित के लेकर कोई बात करते तो उनको लोकसभा में टिकट देते, उनको विधानसभाओं में टिकट देते। अब कभी भी आप देखेंगे कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। अगर मदरसों के विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किस तरीके से मदरसों की जांच कराई गई कि जिससे वहाँ बच्चे पढ़ ना सके, या अगर उनके धर्म की शिक्षा प्राप्त हो रही तो क्या खराब हो रही है? कोई भी उर्दू पढ़ना चाहता है, पढ़े, क्या स्वतंत्र, वो तो देश में तो स्वतंत्रता है ना। लेकिन किस प्रकार से उनकी जांचें होती हैं, किस प्रकार से उनको बता दिया जाता है किस शब्दों, मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ जिस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर भी देते हैं कि उन बच्चों के विषय में कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, क्या निकलता है, क्या किस टाइप की भाषा का इस्तेमाल होता है। आप भी समझते हैं, आपका चैनल भी सम्मानित है, आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो जान जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी लेकिन आपकी मंशा तो जाहिर कर दी अमित शाह जी ने कि परिवारवाद है आपके में, 25 साल तक अखिलेश यादव ही रहेंगे अध्यक्ष, कोई नहीं बनने वाला है। आप भी गंभीरता से सुनिएगा, समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ था 2022 और आपके लखनऊ में ही हुआ था। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे सारे राष्ट्रीय नेता भी मजबूत थे, प्रदेश के नेता भी, सारे कार्यकर्ता भी मजबूत थे। आप बता दीजिए कोई है अगला कैंडिडेट? जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पर्चा भरा गया और प्रस्तावक समर्थक सभी थे उसमें, हमारे इस समय कन्नौज के जो पूर्व विधायक अनिल गौरे जी नहीं थे, वो भी, हम भी उनके साथ में मौजूदगी थी। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्चा भरा, किसी ने पर्चा नहीं भरा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्दोष चुन लिए गए। हमारी यह प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये कह रहे भारतीय जनता, डेमोक्रेसी से हुआ था ना। ठीक है, वहाँ पे एक बार सम्मेलन था लखनऊ में, आप लोग भी मौजूद थे। विनय जी देख रहे हैं आप कैसी सियासत इस पे देखने को मिल रही है। तो अध्यक्ष पद तो छोड़िए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, बिल यहाँ पेश हो रहा है, बिहार की राजनीति पे कितना समीकरण वहां से सदता हुआ नजर आ रहा है इस बिल को लेकर? क्या हार जाएंगे चुनाव? देखिए 2-3 चीजें हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी बिल या विधेयक, केवल एक बिल या विधेयक किसी समाज या किसी धर्म में या हिंदुस्तान की राजनीति में व्यापक परिवर्तन कर सकता है। तब जब 70 साल से हम गर्त में ही रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बिल आएगा वो पास करा के और हम तुरंत जो है सब कुछ चेंज कर देंगे, ऐसा मैं तो नहीं विश्वास करता हूँ। अब 2 चीजें हैं। एक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोले थे कि नीतीश कुमार तो सेकुलर नेता थे, लेकिन ज्यादातर वो भाजपा के साथ रहे। जेडीयू वाले तो कह रहे सबसे ज्यादा मोदी सेकुलर है। सुनिए, मैं उसी तरह वो अगर नीतीश कुमार सेकुलर हैं तो वो सेकुलर इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे सेकुलर न तो वो पार्टी थी न वो सेकुलर नेता थे, लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ हैं। तो वो अगर कम्युनल से सेकुलर हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज जो अभी अच्छा, आप मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी को कब आपने दंगा का आह्वान करते देखा? देखिए एक मिनट, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। जब आपकी अपनी बारी होती है फिर आप कुछ तर्क देने लगते हैं भाई। मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। देखिए एक मिनट सुनिए, मैं तो सुन लीजिए। ऐसे नहीं राहुल जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। आप इनको इंटरव्यू करा दीजिए जो है, मतलब
हम उसके ये रैली भाषण नहीं चल रहा है। इस तरीके से नहीं, देखिए मौका आप मिलता ही की बात सबको। खाली वहां पर नहीं सुनी जाएगी। आप तो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर दिए, अब हम उद्धव ठाकरे के ऊपर अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपको खराब लग रहा है। नहीं, ये गलत बात, ये गलत अपनी देखिए। राहुल जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो ये नहीं बोले थे आपके बीच में, प्लीज सुन लीजिए, आप पूरी बात आ जाने दीजिए। अतुल जी आऊंगी, सबके पास आऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज, अभी समाजवादी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर भाजपा मुसलमानों की हितैषी है तो उनको रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में और विधानसभा में क्यों नहीं दे रही है। ये वाकई जो है मतलब एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें दम है। जब आप एक लार्ज स्केल पे तो आ रहे हैं, तो गिने चुने नेता आ रहे हैं, चाहे शाहनवाज हुसैन हो या रामपुर से जो अभी एक सांसद चुनाव लड़ते, मतलब उनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। क्या कारण है ये तो खैर भाजपा के प्रवक्ता ही जवाब देंगे, लेकिन दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा। भाजपा ने एक चीज तो जरूर की थी, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया था, ये भाजपा नहीं थी तब जो है किसी ने जो है सपोर्ट नहीं किया था। और दूसरी चीज, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे भाजपा मुसलमानों से दूरी बनाए है आपके हिसाब से, आप पीडीए का नारा दे रहे हैं। क्या अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को आप बनाएंगे समाजवादी का? चलिए सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे नहीं, कोई बनाएंगे हाँ, आप? बिल्कुल बिल्कुल। या मुख्यमंत्री आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि यूपी में अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो है अल्पसंख्यक से होगा? सुन लीजिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव चुने गए, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम पूछ रहे हैं कि क्या पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, क्या मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित या जो है मुसलमान से बनाएंगे? अरे पूरा घर तो विधायक सांसद है, तो क्या ही। सुन लीजिएगा, समाजवादी पार्टी में चुनाव हुआ, पर्चा भरे जाते हैं, पर्चा भरे, किसी को मना नहीं है। वोटिंग होगी, वोटिंग के लिए जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के मतलब कार्यकर्ता जो चुने जाएंगे वोट करते हैं। बाकायदा जब चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा पर्चा भरा गया, वो चुने गए। और ठीक है, समय कम है, जल्दी जल्दी भाई साहब पांच जो है यादव कैंडिडेट को इस बार लोकसभा में आपकी पार्टी ने उतारा था, वो भी आपके परिवार के थे, बाकी किसी एक यादव कैंडिडेट। ठीक है आशीष जी, लास्ट कमेंट। भाई हमारी पार्टी में मौर्या भी है, देखिए दो चीजें हैं इस पूरी आज की बहस और कुशवाहा में। जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल है उन्होंने इस पर कोई भी चर्चा नहीं करी। हाँ, मुसलमानों में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने धर्म के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे होते। जैसे हमारे सहयोगी रालोद के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो भले हमारे सहयोगी हों, लेकिन जहां पर बात मुसलमानों की और उसकी आई तो वो पार्टी से हटकर भी यहाँ रख रहे हैं। और बात कर रहे हैं आप, हम हमेशा सत्य बात करते हैं, हक पर बोलते हैं। अभी आरती जी ने बार-बार एक बात कही है, एक बात कही है कि इसको धार्मिक क्यों बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में शामिल है कि हर मुद्दे को धार्मिक बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में शामिल है, हर मुद्दे को धार्मिक बनाना। जबकि वक्फ बोर्ड अर्ध सरकारी संस्था है। आप पहले समझ लीजिए आशीष जी, आपको जानकारी नहीं होगी, वक्फ बोर्ड अर्ध सरकारी संस्था है, सरकार के नियंत्रण में है, और उसके बावजूद सालों से वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो आरती जी जो बार बार एक बात कह रही है कि इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में शामिल है, डीएनए में शामिल है कि हर उस मुद्दे को जिससे मुसलमान चिढ़े उसे धार्मिक बना दो। अगर वक्फ बिल लाना ही था तो शराफत ले आते, जो संशोधन करना कर देते। एक चिढ़ाने के लिए इसका इतना नैरेटिव सेट कर दिया गया कि एक कौम चिढ़े, और आप हिंदुओं को देना नहीं चाहते, हिंदू इससे खुश हो जाए। सच बात यह है और इसको स्वीकार कर लीजिए बड़े भाई। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है, इन सबके बीच लगातार कई घंटों तक इस पर बिल पर चर्चा हुई, कई विरोध देखने को मिले। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी गौरव गोगोई ने भी आरोप लगाया, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बिल को कानून में कैसे तब्दील किया जाए। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल देखते रहे प्राइम टीवी।